सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में शीर्षक घेरे और घेरिए के द्वारा आपको लेखक के जीवनी और उनके साहित्यिक के परिचय से अवगत कराया गया था। आज हम पुनः पाठ को नियमित करते हुए पाठगत जो बात है उसके संदर्भ की चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको शीर्षक की सार्थकता और पाठ के उद्देश्य के विषय में भी बताया है। इसमें शीर्षक घेरे और घेरिए दो प्रतीकात्मक शब्द हैं। इन प्रतीकात्मक शब्दों के द्वारा व्यंग्यकार हरिशंकर प्रसाई जी ने राजनीति के उस अस्वाभाविक प्रकृति और प्रवृत्ति का विश्लेषण किया है जो मानवीय होते हुए भी अमानवीय है। यहाँ पर भेड़ों की तुलना जो आम पब्लिक है, जो जनता है, जो प्रजा है, उससे की गई है। उसकी प्रकृति स्वाभाविक रूप से शिष्ट है, सभ्य है, सम्मानित है, आदर्श के लायक है। वह हमेशा कोमल, सरलता, स्वाभाविकता के साथ जीवन यापन करने में निरंतर विश्वास करती है। और उसके विपरीत जो भेड़िए हैं उनका जो तुलना इस शीर्षक में किया गया है वह उन नेताओं से किया गया है जो स्वाभाविक रूप से जनता के बल पर जीत जाने के पश्चात अपनी पूर्व की जो प्रकृति है उसमें परिवर्तन ले आते हैं, उसमें बदलाव आ जाता है। उनकी स्वभाव, उनका विचार, उनका संस्कार, उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा, उनकी रीति रिवाज, रहन सहन, सब कुछ में परिवर्तन आ जाता है। आखिर ऐसा कर वे कौन सा सम्मान प्राप्त करते हैं? शायद वे ऐसा नहीं करते तो वे सभी लोगों के प्रिय पात्र बन करके उत्कृष्ट सम्मान प्राप्त करते, लेकिन ऐसा अधिकांश तो हो नहीं पाता। स्वाभाविक रूप से इस राजनीति की जो विषमता है, इस राजनीति की जो कुटिलता है, इस राजनीति में आई जो एक विसंगति है, उसके विषय में लेखक ने बड़ा ही करारा प्रहार किया है और यह बताने का प्रयास किया है कि यदि इस प्रकार की प्रकृति, किस प्रकार की प्रकृति, उनकी प्रकृति है भ्रष्टाचार की, उनकी प्रकृति है हिंसा की, उनकी प्रकृति है अस्वाभाविकता की, उनकी प्रकृति है अस्थिरता की, तो इस प्रकार की प्रकृति में यदि वे जीवन यापन करते हैं तो स्वाभाविक रूप से स्थिति बिल्कुल सामान्य नहीं कही जाएगी और अंततः वे इन विसंगतियों के कुचक्र में पड़कर समाज के और प्रजा के बीच जो विश्वास प्राप्त किया है वह अविश्वास में बदल जाएगा और अंततः उन्हें बड़ी हानि होगी। लेखक इन सारी विषम परिस्थितियों को समझाकर एक राजनीति में आदर्शवाद की स्थापना चाहता है। एक राजनीति में जो अविश्वास का भाव है उसे विश्वास में ला करके स्थिरता प्रदान करना चाहता है। लेखक चाहता है कि जिस प्रकार से उनके विचार बदल जाते हैं और शांति स्नेह बंधुत्व के बदले अहिंसा का भाव, अस्थिरता का भाव, अनियमितता का भाव, भ्रष्टाचार का भाव, कुत्सिलता का भाव जो आ जाता है वह
मानवीय किसी भी दृष्टिकोण से नहीं कहा जा सकता। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम उन राजनीति में आए विसंगतियों को, कुकृत्य को खत्म करने का प्रयास करें। इसलिए लेखक ने ये दोनों भेड़े और भेड़िए जो शब्द हैं, इनके प्रतीकात्मक स्वरूप को दर्शाते हुए पाठ के द्वारा हमें यह शिक्षा देते हैं कि हमें भी अपना जो दायित्व है उसका निर्वहन बड़े ही सोच समझ करके किया जाना चाहिए, जिससे हमारा जो दायित्व है, हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो धर्म है, इस प्रजातंत्र में वह भी पूरा हो सके। इसके पश्चात हम लोग शीर्षक में आएंगे। एक बार एक वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए, और एक मत से यह तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई कि सुख समृद्धि और शिक्षा का स्वर्ण अब आया, और वह आया। स्वाभाविक रूप से यहाँ पर लेखक वन के पशुओं के संदर्भ की चर्चा की है। पशु ऐसे भी पशु होते हैं, उनके पास बुद्धि और विवेक नहीं होता, लेकिन आज जो समाज में अमानवीय वास्तविक जो प्रवृत्तियां हैं, उनका जो कुकृत्य है, इस मानव को भी उस पशु से भी हीन बना दिया है, निकृष्ट बना दिया है, पतित बना दिया है, और सोचने की जो क्षमता शक्ति है वह खत्म हो गया है। स्वाभाविक रूप से लेखक यह बताने का प्रयास करते हैं वन के पशुओं को, शहर देहात के पशुओं को नहीं, वन के पशुओं को सबसे इस पाठ में उस पात्र को दिखाया गया है जो उनकी स्तर निम्नवत तो है, लेकिन कार्य उनके उत्कृष्ट होते चले जा रहे हैं। काश हम मनुष्य की भी प्रकृति निम्न से उच्च स्तर होते चला जाता तो सबसे उत्कृष्ट बात होती। तो पशुओं को ऐसा लगा, उन पशुओं को, वन के पशुओं को, कि सभ्यता, ऐसा लगा कि सभ्यता के स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। हम सभ्य हो चुके हैं, हम परंपराओं में, आदर्शों में, संस्कारों में जीना सीख गए हैं, इसलिए हमें एक ऐसी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए जिस शासन व्यवस्था में हमें सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो। हम इसी प्रकार की अपेक्षा से लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। हम इसी प्रकार की जो प्रकृति है लोकतंत्र में, उसको स्वीकार करते हैं। लोकतंत्र में जो सबसे अधिक प्रजातंत्र की जो परिभाषा है डेमोक्रेसी की, वह अब्राहम लिंकन का है। उन्होंने कहा है कि यह जो शासन व्यवस्था है जनता का है, जनता के द्वारा है और जनता के लिए है, इसलिए हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो जनता के विपरीत, जनता के अनुकूल न हो। हमें उनके लिए ही अपना सर्वस्व कार्य करने का प्रेरणा व्यवस्था से लेनी चाहिए। तो जंगल के पशुओं को ऐसा लगा कि हमारी मानसिक जो स्वरूप है वह उस संस्कार, सभ्यता, परंपराओं के नजदीक पहुंच गया है जहां पर हम एक ऐसी सुख, शांति, समृद्धि वाला शासन व्यवस्था अपनाए जहां पर हमें अन्य प्रकार की सुख सुविधा, भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति हो। और उन सबों ने और एक मत से यह तय किया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। जो वन का उनका जो क्षेत्र है उसमें एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था हो। इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत मौलिक जो उनके धर्म है, कर्म है, न्याय है, ये सारे चीज उन्हें प्राप्त हो। इसलिए उन्होंने इस प्रकार की विचार अपने मन में लाया। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई। क्रांतिकारी बदलाव, परिवर्तन, आंदोलन और क्रांतिकारी में अंतर है। क्रांतिकारी का मतलब हुआ एकाएक जो बदलाव आता है, जो परिवर्तन होता है, उलट पुलट हो जाता है, उसे हम कहते हैं क्रांतिकारी। और इस प्रकार की जंगल के पशुओं के बीच में सोच, संस्कार, सभ्यता के बीच में आना, या स्वाभाविक रूप से एक क्रांतिकारी परिवर्तन
था और उन्हें ऐसा लगा कि अगर इस प्रकार की बात हो गई तो हमारा स्वर्ण युग आ जाएगा। स्वर्ण युग सबसे अच्छा। स्वर्ण युग का मतलब इतिहास में हम पढ़े हैं, स्वर्ण युग इतिहास का वह पृष्ठ इस स्वर्ण युग से सुनहला हो चुका है, लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छा दिन के संदर्भ की चर्चा की गई है और मुझे लगता है कि यहाँ हमें सुख, शांति, समृद्धि और शिक्षा की प्राप्ति हो जाएगी और यही उनके लिए सबसे अच्छा दिन है, यही उनके लिए सबसे स्वर्ण युग है। इसलिए इस प्रकार की स्वाभाविक चीजों को प्राप्त करने की चाह से उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था को अपनाने का प्रयास किया। जिस वन प्रदेश में हमारी कहानी ने चरम धरे हैं उसमें भेड़ें बहुत ही निहायत नेक, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु, निर्दोष पशु जो घास तक को फूंक कर खाता है। जिस वन प्रदेश में हमारी कहानी ने चरम धरा था, जिस जगह वन में जो पशु रहते हैं उन पशुओं के बीच में जो स्थितियां पैदा हुई, वहां पर जो भेड़ें जो थी वे स्वाभाविक रूप से निहायत नेक थे। निहायत नेक मतलब बहुत ही भले अच्छे। इसके बाद विनयी, विनम्रता से, शिष्टता से भरे, कोमल, दयालु और निर्दोष, बिना दोष के पशु जो घास तक को फूंक कर खाते हैं। स्वाभाविक है ये जो भेड़ें हैं इनकी प्रकृति ऐसी ही है। कैसी प्रकृति है वे? उनकी प्रकृति है वे सबसे पहले ईमानदार हैं, विनयी हैं, कोमल हैं, निर्दोष पशुओं को छूते तक नहीं, यहाँ तक कि वे शाकाहारी जीवन यापन करते हैं और घास पात को भी यदि वे खाते हैं तो खूब अच्छे से देख रेख करके उसे खाते हैं ताकि किसी कीटाणु की, जीव की अनचाहे ढंग से हत्या न हो जाए, वध हो जाए। इस प्रकार से उनके मन में या इस पात्र में, ये भेड़े जो पात्र है, इस पात्र में इनकी जो पात्रता है, इनकी जो योग्यता है, इनका जो आदर्श है, इनकी जो प्रकृति है, इनका जो स्वभाव है, यह निम्नवत है और ऐसी अवधारणाओं में ये अपना जीवन यापन करके एक उत्कृष्ट जीवन जीते हैं। भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा, हम अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे कि कोई जीवधारी किसी को न सताए, न मारे, सब जिए और जीने दें, शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर समाज आधारित हो। भेड़ों के मन में इस प्रकार की प्रकृति का आना स्वाभाविक है। उनके मन में आया कि वे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे, उनसे कानून बनाएंगे और इस प्रकार के कानून बनाए जाएंगे कोई जीव किसी जीव की हत्या न करे, कोई किसी को सताए नहीं, मारे नहीं और जो समता मूलक समाज है, इस समाज में सभी का समान अधिकार हो, सभी जिए और सभी को जीने दें, इस प्रकार का जीवन यापन करके इस संसार में हम रहे और ऐसे समाज में शांति, स्नेह और बंधुत्व, सहयोग, ये सारे तत्व यदि आ जाए तो इस प्रकार के समाज को सबसे उत्कृष्ट समाज की श्रेणी में हम रख सकते हैं और इसी प्रकार के समाज की स्थापना के लिए यहाँ पर उन लोगों ने एक ऐसा व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जो स्वाभाविक रूप से मानवीयता का आदर्श उदाहरण हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम नियमित करेंगे। धन्यवाद।